हेलो एंड वेलकम टू एकेडमिक मंत्रा। हमारा आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर हम आज सिर्फ पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मेटल्स के बारे में, उनके डिफरेंसेस विद नॉन मेटल्स और मेटल्स के रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम अकरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन और करोजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर पार्ट 1, दैट इज मेटल्स एंड non-metals, starting with the very basics and one of the very important questions which is seen repeatedly in the exams for CBSE boards, that is differentiate between metals and non-metals। सब बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है। बस जैसे जैसे क्लास बढ़ती हैं 2-3 नए वर्ड्स और बढ़ जाते हैं, डिफरेंसेस और मीनिंग्स हम सभी को पता है। शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से, कि जब आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट मैं रखूं, आप किसी ऑब्जेक्ट को देखो तो कैसे आप पहचान पाओगे कि ये ऑब्जेक्ट मेटल है या नॉन मेटल है। तो अपीयरेंस जो है वो मेटल्स की हम सबको पता है, शाइनी होती है। एग्जाम्पल अपने मन में बचपन से हम अभी से रख के चलते हैं। मान लेते हैं कि मेटल का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आप कोई ताला मान लीजिए, है ना, या कोई घंटी जो मेटल की होती है ऑब्वियसली। एंड नॉन मेटल में हम मान लीजिए इरेजर आपने ले ली या पेंसिल। तो पेंसिल में भी वुडन पार्ट, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रेफाइट होता है दैट इज़ एन एक्सेप्शन, उसको अभी हम हटाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स में हमने मेटल्स में ले लिया बेल या फिर लॉक किसी भी मेटल का, या नॉन मेटल में हमने ले ली इरेजर। अपीयरेंस हमें पता है मेटल्स की शाइनी होती है, लॉक्स एंड रिंग्स वट एवर दे आर शाइनी। नॉन मेटल्स हमेशा डल होते हैं, हमारी इरेजर्स डल होती हैं जिनसे हम मिटाते हैं, है ना। हार्डनेस जो होती है मेटल की बहुत हार्ड होती है, दे आर वेरी हार्ड। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ये इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, होते भी हैं तो बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। अगर हम इन पे जोर लगाएं तो ये टूट जाते हैं, जैसे कि इरेजर्स, हम ज़रा सा जोर लगाएंगे वो टूट जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी इज़ वन इम्पॉर्टेंट वर्ड विच यू नीड टू लर्न। मैलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल वेरिन यू कैन मेक थिन शीट्स ऑफ मेटल। एक मेटल का छोटा सा ब्लॉक आपने रखा और उसके ऊपर हथौड़े मार मार के उसको कंप्रेस कर करके मशीन से आपने पतली पतली मेटल की शीट्स बना दी, चादरें बना दी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना वो टीन वाली चादरें, जिन्हें लोग अपने घरों के ऊपर भी लगाते हैं, वो वाली। तो मेटल की शीट्स बनाई जा सकती हैं, ये उसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि आप मेटल को कितना भी पीट पीट के पतला कर सकते हो, उसकी थिन शीट्स बना सकते हो। बट नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। आप किसी इरेजर को रखकर उसके ऊपर प्रेशर डालोगे, इरेजर की शीट नहीं बनने वाली। मैलिएबिलिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी फॉर अ नॉन मेटल। Ductility is one another important factor which we see in a metal. Ductility is the property by virtue of which a metal can be turned into wires, जहाँ पे हम किसी मेटल की वायर्स बना सकते हैं। आपने देखा है हमारे घरों में जितनी भी वायर्स हैं, कॉपर की वायर्स होती हैं, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, जितनी भी वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए, ये सारी की सारी मेटल्स की होती हैं। कभी आपने देखी है इरेजर की वायर हो, रबर की वायर, वुडन वायर्स? ये नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? फॉर टू इम्पॉर्टेंट रीजन्स। वन इज दैट दीज आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर इंसुलेटर्स, है ना। इरेजर या वुड, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकती हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी कैन नॉट टर्न देम इनटू वायर्स। आप इरेजर के ऊपर कितना भी प्रेशर डालो, आप उसकी तार नहीं बना सकते, उसकी पतली पतली वायर्स जैसे कि कॉपर की होती हैं नहीं बनाई जा सकती। देन नेक्स्ट थिंग इज हीट कंडक्शन। हम सभी जानते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के बाद, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों में ही मेटल्स और नॉन मेटल्स सेम बिहेव करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। स्टेट मेटल्स की यूजुअली सॉलिड होती है, यूजुअली। देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, मर्क्यूरी इज वन सच एक्सेप्शन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। यूजुअली सारे मेटल सॉलिड होते हैं। कॉपर देखिए, ब्रॉन्ज देखिए, है ना, और एल्यूमिनियम देखिए, आयरन देखिए, गोल्ड देखिए, सिल्वर देखिए, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। देर आर ओनली अ फ्यू विच आर नॉट इन सॉलिड स्टेट। मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मेटल होता है, बट नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं
लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकती हैं। 3 स्टेट्स में हमें नॉन मेटल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डेंसिटी। डेंसिटी, यू ऑल नो अबाउट डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना ज़्यादा वे करती है कोई चीज़, कितना उसका वजन है, कितनी वो अंदर से डेंस है। बाय डेंस आई मीन कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, दैट इज़ डेंसिटी। सेम एरिया के अंदर कितने पार्टिकल्स भरे जा सकते हैं, दैट इज़ डेंसिटी। तो मेटल्स की डेंसिटी हमेशा से ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जानते हैं मेटल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स आस पास में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बड़े बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से अफिनिटी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे का साथ कभी छोड़ेंगे नहीं, और इसी वजह से मेटल के अंदर मूवमेंट मुश्किल होता है। आप हवा के अंदर अपना हाथ मूव करके देखो, आराम से कर सकते हो, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड हैं, बीच में बहुत जगह है मेरे हाथ इधर उधर चलाने के लिए। लिक्विड में थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, महसूस होगा भारीपन, पर वहाँ भी मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड में भी पार्टिकल्स थोड़े से पास हैं एयर के कंपैरिजन में, पर इतने पास नहीं है। सॉलिड में तो सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल पास हैं, जगह ही नहीं देंगे आपको अंदर हाथ डालने के लिए, हाथ इधर उधर घुमाने के लिए। तो सॉलिड जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, और इसीलिए सॉलिड्स बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाले होते हैं। अब क्योंकि इतने ज़्यादा डेंस हैं तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे। ये हम आगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ से पहले आपको ज़रा पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से ही हमें समझ में आ सकता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ आई कहाँ से। ये सब हमें पता कैसे चला, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो देख के भी हम पता लगा सकते हैं। लस्चर है ना, चमक रहा है तो मेटल है। सोनोरिटी, सोनोरिटी क्या होती है? ऐसे टन करके आवाज़ आती है ना, घंटियों की आती है। किसी मेटल को जब भी हम ऐसे छेड़ते हैं तो बर्तनों के गिरने की जैसे आवाज़ आती है, सोनोरस साउंड्स। मेटल प्रोड्यूस सोनोरस साउंड्स, मेटल आर लस्चरस। ये सब फिजिकल है, पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए पीरियोडिक टेबल को पढ़ना ज़रूरी है। तो पीरियोडिक टेबल जैसे कि आपको दिख रही है, ऊपर जो दिख रहे हैं है ना, जो हॉरिजॉन्टली अलाइंड है 1 to 18, ये सारे हमारे ग्रुप्स हैं, और जो 1 to 7 वर्टिकली अलाइंड है ऊपर से नीचे 1 to 7, ये हमारे पीरियड्स हैं। तो कितने पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7 याद रखेंगे, और ग्रुप्स होते हैं टोटल 18। ऊपर ही डिस्टिंक्शन आपको दिया है, ग्रीन कलर के जितने भी आपको टेबल में दिख रहे हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं। पिंक कलर में जो है वो मेटलॉइड्स हैं, और जो येलो कलर के हैं वो नॉन मेटल्स हैं। अब मेटलॉइड्स क्या है? मेटल और नॉन मेटल तो हम पढ़ रहे हैं। मेटलॉइड्स वो चीज़ें हैं जो कभी कभी मेटल की एक्टिंग भी कर लेती हैं और कभी कभी नॉन मेटल की एक्टिंग भी कर लेती हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे। कभी इन्हें देख के लगेगा कि यार हरकतें तो मेटल वाली कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर में देखेंगे लगेगा लेकिन नहीं, अब तो नॉन मेटल वाली दिखा रहे हैं। तो दोनों की ही तरह हरकतें करके दिखाएंगे आपको, दोनों की ही तरह प्रॉपर्टीज़ इनकी होंगी, इसीलिए इन्हें मेटलॉइड्स बोला जाता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में है एक तरीके से बॉर्डर लाइन है, इधर भी है और उधर भी है। तो मेटल्स आपको दिख रहा होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल है। राइट तक जाते जाते नॉन मेटल्स की तादाद ने टेक ओवर कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ है? पीरियोडिक टेबल को अगर आप समझोगे तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, लेकिन शेल्स बढ़ते हैं। अब शेल्स तो हम सबको पता है ना, कोई एक एटम होता है, उसमें एक बीच में न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, बाहर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं KLMN, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 हैं, फिर 8 हैं, फिर 8 हैं, ये हम सबको पता है ना। और जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कम हैं उसे पूरा करने से वही उसकी वैलेंसी कह दी जाती है। ये सब आप पढ़ चुके होंगे पिछले चैप्टर्स में। तो वैलेंसी क्या है? जितने की कमी किसी के पास है। अब इसे पीरियोडिक टेबल मत समझो, इसे समझो हमारे आसपास की दुनिया है ना। सबके पास पैसे हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, और सबको अपनी जेब पूरी भरनी है ना। तो जिसके पास कम है वो क्या कोशिश करेगा? किसी से छीन ले,
तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन छीनते हैं, कौन कौन दे देते हैं, इसको इसी तरीके से समझना है। तो एक एक ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उनके पास लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि इधर देखिए, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये जितने भी नीचे तक जा रहे हैं इस ग्रुप के, इन सब के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक होगा। ग्रुप नंबर 2 में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप नंबर 3 के लास्ट शेल में सबके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि देखो, हम सबको पता है जेब कब भरेगी? जब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। फर्स्ट शेल है तो 2, वरना उसके बाद तो सबको 8 ही चाहिए। और 2 वाली जो गेम है, ये तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के पास ही है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक है इलेक्ट्रॉन, तो उसे एक चाहिए पूरा करने के लिए। वो चाहे तो एक छोड़ भी सकता है, हाफ ही तो है ना। 2 का हाफ 1 होता है। हाइड्रोजन की मर्जी है, या तो वो एक छोड़ दे, या तो वो एक छीन ले, या तो वो शेयर कर ले। और हीलियम अपना नोबल गैस है। नोबल, ये जो आप साइड में देख रहे हो, ग्रुप 18 इज नोबल गैस। नोबल का मतलब क्या? बड़े अच्छे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई चोरी चकारी, कोई शेयरिंग नहीं कर रहे, किसी का छीन नहीं रहे, किसी को दे नहीं रहे अपना। इनकी जेबें भरी हुई हैं, सब के सब इनके जैसा बनना चाहते हैं कि देखो इनके जैसा बनना है। तो ये तो अलग ही है। अब 1 to 17 में सबको अपनी लास्ट शेल में, अपनी जेबों में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो अब आसान क्या है? सबको जेब भी तो भरनी है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। जिनके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो छीनेंगे, क्योंकि इनके पास ताकत है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतनी ताकत, देखो है ना। जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा पैसे, उतनी ज़्यादा ताकत। और जिसके पास होती है वो दूसरे का छीन सकता है बड़े आराम से। तो जिसके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 नंबर हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 8 का हाफ 4 है, तो आधे से ज़्यादा जिसके पास है वो तो भैया ताकतवर है, वो छीन लेगा। लेकिन जिसके पास 4 से कम है, ये बेचारे गरीब है ना, ये बेचारे मजबूर, क्या करेंगे? ये छोड़ देंगे कि ले भाई तू ही ले ले, नहीं चाहिए। जितने बचेंगे हम उतने ही रख लेंगे, क्योंकि क्या ज़्यादा आसान है। अगर मान लेते हैं किसी एटम के पास लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 5 और चाहिए। किसी से 5 छीनने पड़ेंगे, या तो 3 छोड़ दो। क्या ज़्यादा आसान है, 5 को छीनना या 3 को छोड़ना? 3 को छोड़ना ज़्यादा आसान पड़ता है, तो वो बेचारा छोड़ देता है कि ले भाई ये भी तू ही ले जा, नहीं चाहिए हमें। अपने को लास्ट शेल पूरा करने से मतलब है बस। तो ये वाले जो हैं ये छोड़ देते हैं। और जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं, छीनने वाले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन्स सेम है। लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन्स शेल में बढ़ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 के लास्ट शेल में 2 है, 3 के में 3, 4 के में 4। देख रहे हो कैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 4 के बाद से आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इनके पास ताकत ज़्यादा है, ये छीन सकते हैं। और इसीलिए मेटल को डोनर कहा जाता है। ये बेचारे दे देते हैं, इनके पास पहले ही कम है आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो ये देना प्रेफर करते हैं कि कोई नहीं, ले लो, है ना। बड़े दिल वाले होते हैं मेटल्स। लेकिन गैसेस जो होती हैं या नॉन मेटल्स जो होते हैं, ये छीनने वाले हैं, ये थोड़े से कलेशने हैं। इनके पास ताकत भी ज़्यादा है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये देने की बजाय छीनना प्रेफर करते हैं। अगेन एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, उसको करने हैं 8। क्या आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी के छीन ले या अपने 6 छोड़ दे। 6 छोड़ना तो नुकसान हो जाएगा, किसी के 2 छीन के पूरा कर लेता है। ये गैसेस का काम है, ये नॉन मेटल्स का काम है। तो अब अगर ये समझ आ गया कि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो छोड़ना क्यों प्रेफर करते हैं, है ना, कि ले भाई ले जा। गैसेस छीनना क्यों प्रेफर करती हैं। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आसानी से पढ़ पाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है डोनर या एक्सेप्टर। किसका डोनर? कौन सा डोनर? ब्लड तो है नहीं इनके पास, डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब डोनेट क्या, बेचारे की मजबूरी है ना, आउटर शेल पूरा करना है तो डोनेट करने पड़ रहे हैं। तो डोनर इलेक्ट्रॉन्स के कौन है? मेटल्स हैं। और एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स के कौन है? नॉन मेटल्स हैं। डोनर मेटल्स हैं, ऊपर इधर मेटल्स आएगा, इधर नॉन मेटल्स है। तो डोनर
मेटल है देने वाला, हम पढ़ चुके हैं, और गैसेस थोड़ी सी छीनने वाली हैं, नॉन मेटल्स हैं, एक्सेप्टर हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन दे देने वाला, तो मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, वो तो दे ही रहा है, वो तो डोनेट कर रहा है कि जाओ ले जाओ। लेकिन मेटल्स जो नॉन मेटल्स जो हैं वो हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये बेचारे इन लोगों से छीन रहे हैं मेटल से, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसीलिए भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसका चार्ज नेगेटिव, इसीलिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑक्साइड टाइप, इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी बस इस चीज़ को अपने दिमाग में याद रखना है कि ऑक्साइड्स जो होती हैं वो मेटल्स की होती हैं एसिडिक बेसिक, सॉरी, मेटल्स की ऑक्साइड बेसिक होती है, और नॉन मेटल्स की ऑक्साइड जो होती है वो होती है एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं नॉन मेटल्स। और लास्ट कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, अब बेसिक भाषा में समझ लो, पार्ट 2 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कोरोजन जंग लगना, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, किसी मेटल का ख़राब हो जाना। हमने देखा है ना, घर में चाबियों पे कभी जंग लग जाता है, किसी पुराने चाकू पे लग गया, लोहे पे लग गया, खिड़की दरवाजे, कहीं भी मेटल्स पे जंग लग जाता है। लेकिन कभी देखा इरेजर पे जंग लग गया, लकड़ी पलंग पे जंग लग गया? नहीं ना। नॉन मेटल्स पे कोरोजन नहीं होता, ये इन चीज़ों से कभी भी करोड केमिकल एक्शन से या ह्यूमिडिटी मॉइस्चर से करोड नहीं होते हैं। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ एक दो चीज़ें और हैं जो समझने में बड़ी आसान है अगर आपको पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझ आया है, जैसे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, हम पढ़ चुके हैं, और नॉन मेटल्स के यूजुअली कम होते हैं। अब इतना अगर समझ आया है आपको तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट थिंग विच वी विल सी इज़ मेटल्स बर्नट इन एयर। इसका मतलब क्या है, अब ये देखो, ये एनसीईआरटी की हेडिंग है ना, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखी है, मैं सीधा सीधा लिख सकती थी मेटल्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, पर वो कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको एयर दे देता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एयर का क्या करें। एयर का सीधा सीधा मतलब वो आपसे ऑक्सीजन कह रहा है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वो पूछना चाह रहा है कि बताओ मेटल एयर की यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है ना। तो अब इसको पढ़ते हैं, क्या है मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल यूजुअली ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा ना तो वो मेटल ऑक्साइड बना देगा, बड़ा ही आसान है। मेटल ऑक्सीजन मिलके मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, कुछ फालतू निकल ही नहीं रहा, ना हाइड्रोजन गैस निकली, ना पानी निकला, ना कोई धुआं निकला, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल। मेटल ऑक्सीजन के साथ मिला, मेटल ऑक्साइड। नीचे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलके कॉपर ऑक्साइड बना देगा, सिंपल। बाकी जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 2Cu+O2, ये तो सब जानते हैं, बैलेंस फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन आप पढ़ के आ चुके हैं। अब मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, जो मैंने कहा था याद रखना कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये सबको पता है, याद कर लेना है। और इसी पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक नंबर के अंदर काफ़ी बार आपसे CBSE ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उससे ज़्यादा नंबर का पूछना है तो वो पूरा पूछ लेगा कि बताओ मेटल एयर में कैसे रिएक्ट करता है, और फिर बाद में एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बता दो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। कहने का मतलब मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें, which reacts with both acid as well as bases to produce salts and water are known as amphoteric oxide। ऐसे ऑक्साइड बन जाते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी करेंगे, और रिजल्ट में क्या देंगे? सॉल्ट एंड वाटर। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स नीचे लिखे हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों जो हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती क्या है? बेसिक होती है। मेटल ऑक्साइड क्या होती है? बेसिक होती है, हम अभी पढ़ के आए हैं। तो बेसिक को तो एसिड के साथ रिएक्ट करना था, है ना, इसीलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है तो मेटल से बनी हुई,
लेकिन वो रिएक्ट दोनों के साथ कर जाएगी। एग्जाम्पल जिंक और एल्यूमिनियम, केमिकल इक्वेशंस नीचे लिखी हैं। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, मेटालिक ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर होनी चाहिए। ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है HCl के साथ, और इसने AlCl3 सॉल्ट बना दिया और H2O साथ में बाहर आया। सिमिलरली सेम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगेन Al2O3 बेस के साथ भी रिएक्ट कर रही है। अब देखो अगर बेसिक ऑक्साइड है तो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करती है HCl के साथ, लेकिन ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगी, NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगी और सॉल्ट NaAlO2 बना के साथ में H2O रिलीज करा देगी। सो दिस इज मेटल्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन एयर, मेटल ऑक्साइड बनेगा और एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब कुछ एक ऐसी भी चीज़ें हैं जो थोड़े अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ। अब देखो मेटल यूजुअली ऑक्सीजन के अंदर ही पड़ा हुआ है, किसी ने अपने मेटल्स को घर पे वैक्यूम में तो रख नहीं रखा, सबके ऑक्सीजन में है। तो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, पोटाशियम और सोडियम जो हैं वो मेटल्स के साथ ऑक्सीजन के साथ इतने ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इतना हाईली रिएक्टिव होते हैं कि इनको रखना पड़ता है ऑक्सीजन से बचा के। ऑक्सीजन से कैसे बचाएंगे, वैक्यूम में रखना तो पॉसिबल नहीं है, कैसे रखेंगे। पोटाशियम और सोडियम जैसे मेटल्स को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकता है एक नंबर का, कि बताओ इनको केरोसिन में रखा जाता है तो क्यों रखा जाता है। नीचे कोई भी रीज़न आपको दे देगा, बोलेगा चूज़ करके बताओ क्या ये रीज़न सही है या नहीं। क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर मैंने सोडियम को बाहर निकाला केरोसिन से, पोटेशियम को निकाला, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आए यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, उनके अंदर आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसीलिए इनको केरोसिन में ढक कर किसी ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ धूप भी ना पहुँचे, डिम लाइट वाले कमरे में, इतने ज़्यादा ये वॉलेटाइल होते हैं। नेक्स्ट है जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, ये सारे सिंपल मेटल ऑक्साइड बना देते हैं, है ना, जो अभी हम पीछे पढ़ के आ ही रहे हैं। सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते हैं। सिल्वर और गोल्ड यहीं से पढ़ते हुए चलेंगे और लास्ट तक हम देखेंगे, समझ में आएगा कि देखो जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, ये सब सिल्वर और गोल्ड की ही क्यों बनती है, यही मेटल इतने एक्सपेंसिव क्यों हैं, है ना, यही इतने महंगे क्यों मिलते हैं मार्केट में, क्यों मिल रहे हैं। पहला रीज़न यही दिख गया, देखो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, है ना, कोई ऑक्साइड नहीं बना रहे हैं। जब मेटल ऑक्साइड बनाता है ना तो मेटल का कलर भी बदलता है। अब कोई चाहेगा कि मैंने अपने कान में ईयरिंग्स पहने हैं या मैंने अपने ब्रेसलेट पहना है, 2 दिन बाद काला पड़ जाए, पीला पड़ जाए, कोई नहीं चाहेगा। सबको पसंद है ना उनकी ज्वेलरी सुंदर सुंदर चमकती रहे, शाइन करे हमेशा। तो ये सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ही है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसी चमक आ जाए वैसी ही बाद में भी रहेगी। इसीलिए यूजुअली इन मेटल्स की ही बनाई जाती है ज्वेलरी, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं। एनाडाइजिंग क्या है, एनाडाइजिंग देखो अभी बस समझ लो, आगे करोजन में ही ये भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। एनोडाइजिंग में कुछ नहीं होता, एल्यूमिनियम को जब हम हवा में रखते हैं ना ऑक्सीजन में, वही रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम अपने ऊपर अपनी एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है और वो एक तरीके से ना प्लास्टिक कवर की तरह काम करती है, जो तुम लोग अपनी नोटबुक्स पर चढ़ाते हो। इससे क्या होगा, अंदर वाला एल्यूमिनियम बचा रहेगा, बाहर की जो ऑक्साइड लेयर है उस पर लग रही है धूल, उस पर लग रहा है जंग, उस पर लग रही है मिट्टी, वो कुछ भी हो रही है, अंदर वाला एल्यूमिनियम सेफ है। ये होता है एनोडाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेटल का रिएक्शन। अब देखो एयर और ऑक्सीजन के साथ पढ़ लिया, सेम ही बात है। नेक्स्ट है मेटल का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। अब H2O, अभी O2 पढ़ रहे थे, ध्यान से देखो, H2O और O2, O तो दोनों में कॉमन है ना, ऑक्सीजन कॉमन है, फालतू कौन बचा, हाइड्रोजन बचा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ही गेम देखने को मिलेगी। देखो क्या रिएक्शन है, सबसे पहले मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये तो एयर के साथ भी मेटल ऑक्साइड बना रहा था, फ़र्क कहाँ आया, फ़र्क आया हाइड्रोजन में। इस बार इसने बाय प्रोडक्ट भी दे दिया हाइड्रोजन नाम का, क्योंकि फालतू बच गया ना, मेटल ऑक्साइड तो बनानी ही थी, अब जो फालतू बच गया उसे भी तो कहीं ना कहीं निकालना है, हाइड्रोजन गैस निकल गई, बाय प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोजन। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, 2 स्टेप में होता है। अब क्या करा जाएगा मेटल ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड फिर पानी से रिएक्ट करेगा दूसरी बार और अब बना देगा मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH।
आपको मेटल के साथ OH दिखा हुआ मिलेगा, यानी कि मेटल ने पानी के साथ रिएक्ट करा है। याद रखो, जब सिर्फ ऑक्सीजन दिखेगी यानी कि मेटल ने एयर के साथ रिएक्ट करा है। जहाँ पे OH दिख गया, हाइड्रोक्साइड दिख गई, यानी कि मेटल ने किसके साथ रिएक्ट करा होगा, पानी के साथ रिएक्ट करा होगा। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको, पोटेशियम एंड सोडियम के एग्जाम्पल्स, ये रिएक्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब का मतलब क्या होता है, देखो थर्म जहाँ भी वर्ड आ जाए, थर्म का मतलब होता है हीट, थर्मामीटर है ना, हीट नापने के काम आता है फीवर वगैरह में। थर्म यानी हीट, तो एक्सो यानी कि एग्जिट, बाहर निकलना। कौन बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रही है। तो सोडियम और पोटेशियम जब रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो हीट। अब देखो ये सोडियम और पोटेशियम भी बड़े अफलातून है, जैसे सिल्वर गोल्ड पढ़ रहे थे ना कि ये कहीं रिएक्ट ही नहीं करते, सोडियम और पोटेशियम बड़े रिएक्टिव हैं। बहुत कबीर सिंह पर्सनालिटी, कहीं भी आग लग जाएगी, कहीं भी गुस्सा आ जाएगा, कहीं भी फट पड़ेंगे, कुछ भी, है ना। तो यहाँ भी ये यही करते हैं, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि जो रिएक्शन करने वाला है उसके लिए भी खतरा है। बहुत प्रिकॉशियसली रिएक्शन करा जाता है, कुछ भी नहीं करना, मेटल को वाटर के साथ ही तो रिएक्ट करा रहे हैं ना, आप डाल दो। अभी आपके सामने घर में कोई लोहा पड़ा, उसके ऊपर पानी डाल दो, आग लग जाएगी, नहीं लगेगी। लेकिन ये मेटल ऐसा करके दिखाते हैं, है ना, कबीर सिंह पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा। इसीलिए कहते हैं कि इन मेटल्स के अंदर पानी मत डालो, पानी के अंदर इन्हें डालो धीरे धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ताकि अचानक से आग ना निकल जाए, टेस्ट ट्यूब्स फट जाती हैं। इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये दिखा देते हैं। इक्वेशंस दोनों की याद रखनी है। देखो मैंने बताया था मेटल के आगे OH लगेगा, के यानी कि पोटेशियम ने रिएक्ट करा H2O के साथ लिक्विड फॉर्म के साथ, और क्या बन गया, एक्वस KOH बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हीट एनर्जी निकलती ही है ना। सिमिलरली द केस ऑफ सोडियम, सोडियम ने रिएक्ट करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हीट एनर्जी निकली और हाइड्रोजन गैस निकली। इसके बाद दो नीचे और 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि थोड़े बहुत एक्सेप्शनल हैं। मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे बाकी मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करके मेटलिक हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, मैग्नीशियम भैया रिएक्ट करेंगे किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं, इन्हें नहीं पसंद, है ना। ये समझ लो ये वो वाले बच्चे हैं जो सोना में नहाते हैं, मेटल वो वाला है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेटल्स दूसरे जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, फिर से वही बात, रिएक्ट ही नहीं करेंगे, इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनती है। देखा है कभी कोई पानी में जाने पे मम्मी की सोने की चूड़ी खराब हो गई, नहीं होती है ना, उसी को पहन के मम्मी दिन में किचन में भी काम कर रही है, नहा रही है, सब कुछ कर रही है, खराब हो जाता है, नहीं होता, क्योंकि ये मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम ये भी थोड़े से स्पेशल हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ करेंगे, स्टीम के साथ करेंगे, ना गर्म पानी ना ठंडा पानी, कुछ भी नहीं, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन बनाकर आपको दे देंगे। नीचे इनकी इक्वेशंस लिखी हैं, इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं बताऊंगी उन्हें तो याद कर ही लेना, बाकी सबको भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्या है, मेटल के रिएक्शन एसिड के साथ। मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, अब देखो, अब हमने पढ़ा है मेटल थोड़ा बहुत बेसिक नेचर का है, बेसिक मेटालिक ऑक्साइड बना देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला भी है ना, अच्छा है। और एसिड के साथ क्या रिएक्ट करके बना देगा, सॉल्ट, न्यूट्रल हो गया ना। सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। हमारे पेट में एसिड बन जाता है तो कुछ बेसिक खाने को बोलते हैं ना जिसके अंदर बेस हो, इनो ले लो, एंटासिड ले लो, क्योंकि पेट में जाके न्यूट्रल करके सॉल्ट बना देगा, तो पेट की एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो अब देखो सॉल्ट बन रहा है कोई चीज़ एसिड के साथ रिएक्ट करने पर, यानी कि वो चीज़ क्या होगी, उस चीज़ को बेसिक होना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना दे तो उस चीज़ के नेचर को बेसिक होना पड़ेगा, तभी सॉल्ट बन सकता है, तभी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल है। तो इसी से हमें पता चल गया कि मेटल्स जो हैं वो प्यारे प्यारे हमारे बेसिक हैं नेचर में, सिंपल सी बात है। और साथ में क्या निकालेंगे, ये हाइड्रोजन निकालेंगे। एक एग्जांपल सिंपल सा मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, जैसे मेटल मान लो आपने ले लिया सोडियम Na और डाइल्यूट एसिड ले लिया HCl, पेट में हमारे होता है, पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि Na प्लस HCl अगर हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो HCl से,
और Cl के साथ सोडियम भैया आके जुड़ जाएंगे, NaCl बन जाता है। NaCl इज़ व्हाट? NaCl याद रखना है, मेरे बोर्ड्स में पूछा गया था काफ़ी टाइम पहले। NaCl इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर टेबल सॉल्ट। हमारे घर में जो नमक है ना, डाल डाल के खाते हो सब्जियों में, वो जो है वो NaCl है। सोडियम और क्लोरीन से मिलके बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखना है। तो एक इजी सी इक्वेशन एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएंगे। अब नीचे जो लिखा है ये देखो, केमिस्ट्री में ना टीचर को ज़्यादा प्यार एक्सेप्शन से होता है कि बताओ कौन है जो ऐसा नहीं करता, क्योंकि पढ़ के तो सब जा रहे हैं कि देखो मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड, मेटल वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड, कौन है जो स्टीम के साथ बना दे रहा है, कौन है जो गर्म पानी के साथ बना रहा है, समझ रहे हो? एक्सेप्शंस पूछने में ज़्यादा ध्यान रहता है, इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है जो कि नीचे यहाँ लिखा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा, लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर हाइड्रोजन नहीं निकलने वाली। क्यों नहीं निकलने वाली? क्योंकि HNO3 क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करा देता है। जो H2 प्रोड्यूस हो रही है, जो हाइड्रोजन गैस निकलने वाली थी, उसे ऑक्सीडाइज करा दिया। ऑक्सीडाइज कराने से क्या हो गया? पानी बन गया ना, H2 में ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन आके लग गई, पानी बन गया वापस से, और खुद रिड्यूस होके वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। तो नाइट्रिक एसिड याद रखना है, बाकी सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देंगे, एक लौता नाइट्रिक एसिड ऐसा नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या देगा? हाइड्रोजन की जगह H2O दे देगा, पानी दे देगा, और खुद रिड्यूस हो जाता है किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड में। एक्वा रीजिया इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में। एक्वा रीजिया क्या है? एक्वा रीजिया को लैटिन में रॉयल वाटर बोला जाता है। ये क्या है? ये ना बड़ी चोरों की किट है, ये टूल किट है, जिससे किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती थी। अब तुम देखो, पढ़ रहे हो स्कूल में, पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको पता है, सब पढ़ के निकल चुके हैं, पर किसी ज़माने में जब लोगों को पता नहीं था, तब इसके बलबूते पे लोगों ने बड़ी चोरियाँ करी हैं। क्या करते हैं इसमें? देखो, कॉम्पोजिशन याद रखनी है। क्या कॉम्पोजिशन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट्स में, नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट में, यानी कि मान लो 3 चम्मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है तो 1 चम्मच नाइट्रिक एसिड डालना है, और हो गया सामान तैयार। अब इसका क्या करना है? इसमें कोई भी मेटल डाल दो, हमने पढ़ा है ना, सिल्वर और गोल्ड तो बड़े ही शानदार है, ये तो करोड़ ही नहीं होंगे, इनकी तो ऑक्साइड भी नहीं बनेगी, ये तो पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, स्ट्रॉन्ग मेटल है, अच्छे मेटल हैं। इन मेटल्स तक को भी, जितना भी स्ट्रॉन्ग हार्ड मेटल है, इसको एक्वा रीजिया में हल्का सा पानी में डुबो के भी निकालोगे ना, वो मेटल गल जाता है। मतलब 10 ग्राम की अंगूठी अगर आपने सोने की एक्वा रीजिया में डाली, वापस निकालते निकालते 9 ग्राम की हो जाएगी। सोचो कितनी स्पीड में वो डिजॉल्व करता है, इतने स्ट्रॉन्ग मेटल्स को करोड करा देता है, इतना ज़्यादा हाईली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, 1 सेकंड के अंदर वजन कम कर देता है। तो लोग क्या करते थे? पुराने लोग इससे चोरी करते थे, लोगों के घरों में गलियों में घूम के जाते थे कि अपना सोना चांदी साफ कराओ, लोग कराते थे। उन लोग तो देख के बड़े खुश कि भैया इसने तो पानी में डुबा के निकाली, 1 सेकंड में हमारा ये तो साफ हो गया। अब कुछ नहीं हो रहा, 10 साल बाद सुनार की दुकान पर जब उसे बेचने जा रहे हैं, तो अंगूठी बनवाई तो 10 ग्राम की थी, ये 6 ग्राम की कैसे बची है, इतनी हल्की कैसे हो गई? तब पता चलता है कि वो भैया जो है उस पानी के अंदर घोल घोल के हमारा सोना ले गए, चुरा के ले गए। तो एक्वा रीजिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग मिक्सचर ऑफ एसिड्स है, जो कि इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल को भी गला सकता है, गोल्ड प्लैटिनम जैसी चीज़ें भी गला सकता है। अब देखो, लास्ट तक आने वाले हैं लेक्चर के रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का। सबसे ज़्यादा हाई नंबर के, जो ज़्यादा नंबर के बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये एक्टिविटी सीरीज से ही देखने को मिलेंगे। अब तक जो मिल रहे थे वो 1 मार्कर 2 मार्कर हो सकते हैं, 3 मार्कर यहीं से पकड़े जाएंगे, 5 मार्कर भी यहीं से आएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है? कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है मेटल्स के अंदर। अब देखो, एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, नॉन मेटल्स बस ऐसे ही लगा रखा है चैप्टर की हेडिंग में नाम, बातें किसकी ही हो रही हैं? मेटल की ही हो रही हैं। अभी भी मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन मेटल किससे ज़्यादा ताकतवर है। मेटल
कि ताकतवर होने से क्या होगा। अब मान लो दो लोगों की लड़ाई हो रही है, तो जो ज़्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर को साइड कर देगा ना, धक्का मार के कि चल भाई हो गया तेरा, हम है, हमारा है सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है, जो स्ट्रॉन्ग मेटल है वो वीक मेटल को साइड कर देता है इक्वेशन से कि भाई तू हट जा, मेरा काम है यहाँ, मेरी पावर है। यही रिएक्टिविटी सीरीज है। और कैसे पता चलेगा कि कौन मेटल किसको हरा रहा है, ये टेबल याद करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, देखो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है यानी कि मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा पावर है। उसके बाद बीच में जो है आते आते रिएक्टिविटी कम हो रही है, कम हो रही है, एवरेज आते जा रहे हैं। और सबसे नीचे वाले रिएक्ट करते ही नहीं है, इनके पास रिएक्टिविटी है ही नहीं, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पढ़ चुके हैं पीछे। सबसे अफलातून एलिमेंट्स जो हैं वो अपने पोटाशियम सोडियम है, कहीं भी आग लगा रहे हैं, कहीं भी टेस्ट ट्यूब फोड़ रहे हैं, हवा में निकालते साथ जल जा रहे हैं, है ना। यही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यही किसी को भी धक्का दे के साइड हटा देते हैं कि हट जा भैया हम आ गए। इनमें सबसे ज़्यादा ताकत है। नीचे आते आते कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो अगर मान लेते हैं कि हम ऊपर की इक्वेशन देखो, मेटल ए को अगर सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी से रिएक्ट कराएं, ए ताकतवर था तो ए ने बी को धक्का दे दिया, बी बेचारा बच गया अकेला। शुरुआत में ए अकेला था, लेकिन क्योंकि ए ताकतवर है तो उसने अकेला किसको कर दिया, बी को, वो बच गया। तो यहाँ ए की जगह पे ऊपर वाले मेटल्स ही रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी की जगह सॉल्ट सॉल्यूशन एल्यूमिनियम का ले लूँ, टेबल में एल्यूमिनियम देखो कहाँ है, 5th नंबर पर है। तो मुझे एल्यूमिनियम को रिप्लेस कराने के लिए ऊपर के 4 में से ही कोई एक चुनना पड़ेगा, तभी एल्यूमिनियम रिप्लेस होगा। अब अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शन करा दूं तो जिंक की सुनेगा एल्यूमिनियम, वो बोलेगा हट जा भाई, तेरे से ज़्यादा तो मेरे पे ही ताकत है, तू कहाँ से लड़ने आ रहा है, तू साइड में ही रहे। जिंक कुछ कर नहीं पाएगा। अब अगर जिंक की तरह मैंने कैल्शियम बिठा दिया, कैल्शियम हटा देगा साइड में, क्योंकि कैल्शियम की रिएक्शन पावर एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, तो वो एल्यूमिनियम को धक्का करके साइड में खड़ा कर देगा। ठीक है, यही रिएक्टिविटी सीरीज है। इसी के बेसिस पे मेटल्स एक दूसरे को रिएक्शंस में डिस्प्लेस करते हैं। क्या करते हैं, डिस्प्लेस, एक की जगह दूसरा ले लेता है। अब थोड़ी सी नॉन मेटल्स की बात, थोड़ी सी है ना, बिल्कुल। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बना देंगे, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ हमें आयोनिक कंपाउंड्स देता है। देखो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ही लिखा है यहाँ, इसको पढ़ेंगे, पहले समझते हैं। मेटल कौन है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, बड़े दिल वाला, इलेक्ट्रॉन डोनर बेचारा, है ना। और नॉन मेटल कौन है, ये कलेशने हैं, इलेक्ट्रॉन छीनने वाले हैं, इनके पास पावर है, दूसरों से छीनते हैं। तो अब अच्छा तो लग रहा है सुनने में कि हाँ मेटल अच्छा है, नॉन मेटल बुरे हैं, लेकिन देखो दोनों को काम भी तो एक दूसरे के ही आना है। अगर नॉन मेटल्स होंगे नहीं तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा किसको कि भाई ले जा, और अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो नॉन मेटल छीनेगा किससे कि भाई ला इधर दे, मुझे चाहिए। तो दोनों आपस में बड़े अच्छे से रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं, भाई भाई शेयरिंग करते हैं और स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ चुके हो पहले। आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आयोनिक कंपाउंड्स वो हैं जहाँ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है कि देखो कुछ शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, ले लो, बात ख़त्म करी, पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, हमने आपको दिया, और हमारे बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक बाउंड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सबसे ज़्यादा, तो इनके में बन जाता है। एग्जाम्पल देखो इधर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। अब चाहिए कितने थे, देखो 8 चाहिए थे, उसके पास हैं कितने, 2 हैं। क्या ज़्यादा आसान है, 2 को छोड़ना या किसी से 6 इलेक्ट्रॉन छीनना। 2 छोड़ना आसान है, तो ये बेचारा 2 छोड़ देता है। ऊपर देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2e- छोड़ दिया है। अब आ गई क्लोरीन दीदी। क्लोरीन दीदी जो है इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। कितना कम है, 1, इन्हें 1 चाहिए। अब देखो दिक्कत ये हो गई, मैग्नीशियम कह रहा है भाई तू 2 ले ले मेरे से, लेकिन क्लोरीन कह रही है नहीं मेरे को 1 ही चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा, अब क्लोरीन बुला के लाएगी अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि दूसरी क्लोरीन को कि चल आजा बहन, देखिए दे रहा है, 1 तू ले ले, 1 मैं ले लेती हूँ, दोनों का काम हो जाएगा। क्योंकि 8 से ऊपर किसी को नहीं चाहिए, सबको बनना नोबल गैस जैसा है।
तो मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन बांटेगा वो दोनों क्लोरीन बहनें आपस में शेयर कर लेंगी लेके, और मैग्नीशियम का काम पूरा हो गया। अब उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। क्लोरीन का काम पूरा हो गया, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। और इस तरीके से आयोनिक बाउंड जो आयोनिक बॉन्ड है वो MgCl का बन जाता है। ऐसे जो बॉन्ड्स हैं इनका फिजिकल नेचर अभी जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी वजह से ऐसे कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी आयनिक कंपाउंड्स के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसे तोड़ना मुश्किल है। मेल्ट कब होगा? जब बॉन्ड टूटेगा। बॉयल कब होगा? जब बॉन्ड टूटेगा। एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड ताकतवर है तो एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? पानी में मिल जाना। मिल बड़े आराम से जाते हैं ये, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, है ना। NaCl देख लो, MgCl देख लो, पानी में नमक डालते साथ मिल जाता है, दिखेगा भी नहीं कहीं कहाँ रखा है ग्लास में। तो वाटर सॉल्यूबल बहुत आराम से होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स वाटर में जाते साथ बिखर जाते हैं। वहाँ जाते साथ वही Mg+ और Cl- दोबारा से अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएंगे जैसे पहले थे। तो सॉल्युबिलिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, क्यों? सॉल्युबिलिटी की वजह से ही, जो मैंने अभी बोला, पानी में जाते साथ आयंस बनेंगे और आयंस टूटते साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देंगे। इसीलिए मेटल कंपाउंड्स जो होते हैं नॉन मेटल्स के साथ, ये आयनिक होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, और क्योंकि पानी में जाते साथ टूट के आयंस में वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए इनके आयंस पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देते हैं। और नीचे देखो यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट, आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पानी में ही कराएंगे, क्योंकि पानी में जाने पे ही आयन टूटेगा, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। सॉलिड नमक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि आयंस फ्री नहीं घूम रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इधर उधर पहुंचाने के लिए, पानी में ही करा सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल, किस तरीके से मेटल्स अर्थ क्रस्ट में हमको मिलते हैं, किस तरीके से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कोरोजन से उनको कैसे बचाया जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और आने वाले कंटेंट के लिए। पार्ट 2 में हम कल इसको डिस्कस करेंगे। एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।